हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपके साथ केवीएस की साइकोलॉजी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। क्या इसका कैसे आपसे ये पूछी जाएगी, आप लोग इसको कहाँ से पढ़ सकते हो, क्या इसका सिलेबस है, एवरीथिंग। आप सभी को मैंने पहले भी बताया कि मैं मंडे से आपकी जो ये सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ साइकोलॉजी की, बट उससे पहले आपको अपना सिलेबस यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपका क्या सिलेबस है और आपको इसे कहाँ से पढ़ना है। जो बच्चे सेल्फ पढ़ रहे हैं उनके लिए भी मैं आपको एंड में बताऊंगी कि आप इसको कहाँ से पढ़ सकते हो, और जिनके पास इतना टाइम नहीं है और अगर आप लोग कोई भी बैच अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो, किसी का भी पेड बैच, तो आप लोग इस साइकोलॉजी को कहाँ से कर सकते हो वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं कि भाई क्या हमसे ये पूछा गया है और हमें क्या क्या करना है। अब आप सभी अगर पीआरटी और टीजीटी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो आप लोगों ने क्या क्लियर कर रखा है, यहाँ पे आप लोगों ने सीटेट को क्लियर कर रखा है फॉर लेवल 1 एंड लेवल 2। अब यहाँ पे जो सिलेबस है ना वो आपका सीटेट के जैसा ही है, बट सीटेट में आपने जो है ऊपर ऊपर से पढ़ाई करी थी, बिल्कुल ही क्या मेन चीज़ों को देखा था। अभी आपने इसको डीप में पढ़ना है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पेडागोजी अगर कोई तालाब है तो अगर आप सीटेट दे करके आए हैं तो आपने सिर्फ उसमें क्या है ऊपर से तैरे हो सिर्फ आप सीटेट के लिए। अभी आपने केवीएस के लिए उसमें क्या लगानी है, डुबकी लगानी है, ठीक है। और वो डुबकी आपको कैसे लगानी है वो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। और जो लोग पीजीटी वाले ना उनको यहाँ पे हो सकता है अगर आपने कभी सीटेट ना दिया हो तो आपके लिए ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको पूरा ये शुरू से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन जो पीआरटी और टीजीटी वाले उनके लिए बहुत ईजी है, ये इतना कुछ नहीं है। आप लोग पहले सारी चीजों को पढ़ के आए हो, सब कुछ वही है, बस एक या दो चीजों को छोड़ करके बाकी सब कुछ क्या है वही है, बस आपको क्या करना है, डीप में पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने क्या दिया है। अब अगर पीआरटी की बात करूं तो पीआरटी में आपकी जो साइकोलॉजी पूछी जाएगी वो आपसे 60 मार्क्स की पूछी जाएगी, और टीजीटी और पीजीटी में जो आपकी साइकोलॉजी पूछी जाएगी वो आपसे 40 मार्क्स की पूछी जाएगी। सिर्फ 20 नंबर का यहाँ पे अंतर है, बट अपने आप में 60 मार्क्स बहुत ज्यादा है और अपने आप में 40 मार्क्स भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो पीआरटी में पूछा जाएगा। कितने पार्ट्स में ये साइकोलॉजी वाले चैप्टर्स आपके डिवाइड है, आपके 5 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किए, पूरा एज इट इज इन्होंने सिलेबस बताया है, टू द पॉइंट चीजें बताई है। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ये आपका पीआरटी में 15 मार्क्स का है, पीजीटी में भी 15 ही मार्क्स का है, बट जो टीजीटी है उसमें ये कितने नंबर का है, उसमें ये 10 नंबर का है। अगर आप चाहे पीआरटी के लिए, चाहे टीजीटी के लिए, चाहे पीजीटी के लिए, किसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको यही सिलेबस पढ़ना है, बस आपके नंबर वेरी करते हैं, ठीक है। जैसे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में पीआरटी और पीजीटी के लिए 15 नंबर का आएगा, जबकि टीजीटी के लिए 10 नंबर का आएगा। लेकिन आपको पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा ना, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसमें से कुछ छोड़ना है, तो आपको पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा, ठीक है। अब चाहे अब अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया तो चाहे कितने भी नंबर का आए, हमें तो क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। पहला क्या कहता है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अधिगमकर्ता को समझना। अब आप क्या हो, टीचर हो, और आपके जो बच्चे हैं आपके लिए क्या है, लर्नर है। तो आपको जो है अपने बच्चों को यहाँ पे समझना पड़ेगा, क्या उनकी ग्रोथ है, कैसा उनका डेवलपमेंट है, आप उनको कैसे पढ़ा सकते हो। आपको अपने बच्चों को यहाँ पे समझने की जरूरत है, और वही क्या है यहाँ पे ये पहला टॉपिक है जिसके अंदर क्या आता है, जिसके अंदर आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आता है, यानी कि वृद्धि और विकास क्या होता है ये आता है। एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आएंगे, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ये सभी आपने इसके अंदर पढ़ना है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के जो सिद्धांत है वो भी आपने यहाँ से पढ़ने हैं, और ये सभी आप लोग कहाँ पे सीटेट में पढ़ के आए हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इनको अच्छे से पढ़ना है। अडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था आपने यहाँ पे पढ़नी है, क्या क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं किशोरावस्था के, वो सब आप लोग देखेंगे। उसके बाद समाजीकरण का टॉपिक आपने पढ़ना है, समाजीकरण, ठीक है। एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सभी आपने यहाँ पे पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आप सीटेट में पढ़ के आए हो, तो आपने वही चीजें बस थोड़ा सा डीप में पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, टॉपिक नंबर 1 है। आपने अपने बच्चों को यहाँ पे समझना है, आपने बच्चों को समझ लिया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग, यानी कि अभी आपने यहाँ पे लर्नर को समझ लिया, अधिगमकर्ता को समझ लिया, बट अभी आपने क्या समझना है, आपने शिक्षण अधिगम को समझना है। इसका मतलब ये है कि आपने बच्चों को तो समझ लिया कि बच्चों की क्या मैच्योरिटी है, बच्चे की क्या ग्रोथ है, क्या डेवलपमेंट है, बट अभी आपको उन्हें कैसे पढ़ाना है ये आपको यहाँ पे समझना है। क्या आप लोग शिक्षण मेथड को यहाँ पे यूज करोगे, क्या क्या आप टीचिंग मेथड्स को यहाँ पे यूज करेंगे, ये आप किस में पढ़ेंगे, ये आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, यानी कि आप कह सकते हो कि यूनिट नंबर 2 में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आप लोग थ्योरीज को पढ़ेंगे।
क्या क्या आपकी थ्योरीज है, कॉग्निटिव की थ्योरी आती है, यहाँ पे संज्ञानात्मक सिद्धांत आते हैं, बिहेवियरिस्ट की थ्योरी आती है, ठीक है। जितनी भी बिहेवियरिज्म की थ्योरी है यानी कि व्यवहारवाद के जो भी सिद्धांत है जो आप लोग पढ़ के आए हो सीटेट में, वो सभी इसमें पढ़ेंगे। आईसीटी पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आप लोग इसमें पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि क्या एक टीचर का क्या रोल होता है, एक बच्चे का क्या रोल होता है, क्या आप शिक्षण सामग्री यहाँ पे यूज करेंगे, क्या आप टीचिंग मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वो सभी इसमें सेकंड नंबर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड होता है क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। अब आपने बच्चों को समझ लिया, आपको ये पता है आप लोग क्या क्या टीचिंग लर्निंग मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। अब क्या करना है तीसरे नंबर पे कि अब यहाँ पे आप सीखने का माहौल देंगे बच्चों को, एक प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट आप बच्चे को देंगे ताकि आप लोग अपना जो शिक्षण अधिगम है वो आप लोग क्या कर सके, अच्छे से कर सके। आपको यहाँ पे क्या देना है, बच्चों को लर्निंग एनवायरनमेंट देना है। अब इस लर्निंग एनवायरनमेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन आप लोग पढ़ के आए हो सीटेट में भी, जिसको हम समावेशी शिक्षा बोलते हैं, समावेशी शिक्षा। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, पहले क्या कैसी एजुकेशन थी, पहले इंटीग्रेटेड थी। कैसे थी, इंटीग्रेटेड एजुकेशन थी, जिसके अंदर क्या होता था कि उसके अंदर आपके जो नॉर्मल स्टूडेंट होते थे वो अलग क्लासेस में पढ़ते थे, और जो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ थे उनको अलग जो है उनके लिए स्कूल होता था या फिर उनके लिए अलग पढ़ाई होती थी। बट अभी क्या है ना, अभी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, अभी एजुकेशन आपकी कैसे होनी चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। चाहे आपकी क्लास में कैसे भी बच्चे हो, कैसे भी एबिलिटी के बच्चे हो, आपको अपने सभी बच्चों को एक ही क्लास में रखना है और आपने एक ही टीचिंग मेथड के साथ उनको क्या करना है, उनको पढ़ाना है। तो हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में यहाँ पे, ठीक है। बच्चे दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्मल बच्चा और एक होता है स्पेशल बच्चा। स्पेशल में आपके जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, सुपीरियरिटी के साथ जो बच्चे होते हैं वो भी आते हैं, और जिनकी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो बच्चे भी आते हैं स्पेशल में, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखोगे आपके बच्चों की क्या मेंटल हेल्थ है वो भी आप लोग यहाँ पे देखेंगे, बच्चे की आपकी क्या मेंटल हेल्थ है वो भी आपने देखनी है, ठीक है। तो आपने अपने बच्चों को समझा, क्या क्या टीचिंग मेथड आप यूज करेंगे बच्चों के साथ वो आपने देखा, अपने बच्चों को आपने एनवायरनमेंट दे दिया। उसके बाद हम क्या देखेंगे, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, स्कूल का संगठन और फिर नेतृत्व हम इसमें देखेंगे। अब देखिए लीडरशिप मतलब आप क्या हो, आप टीचर बनने जा रहे हो ना, तो आप अपनी क्लास के क्या हो, लीडर ही तो हो। एक टीचर क्या है, अपनी क्लास का मेंटर होता है, अपने बच्चों का कोच होता है, अपने बच्चों का लीडर होता है। तो यहाँ पे एक टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हम लोग देखेंगे। साथ ही जो स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो स्कूल भी क्या है, एक तरीके से लीडर के रूप में ही काम करता है ना। लेकिन स्कूल के अंदर जो पीटीएम वगैरह अरेंज होती है, असेंबली होती है ना, जिसमें प्रेयर वगैरह होती है, और रेगुलरली असेसमेंट होते हैं, आंकलन होते हैं, ये सभी कौन अरेंज करवाता है, ये सभी क्या स्कूल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो जितने भी स्कूल के काम है ना और लीडरशिप वो सब किस में आते हैं, आपका चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ना है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 5 पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन यानी कि शिक्षा में दृष्टिकोण। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम लोग NEP 2020 पढ़ेंगे, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपने इसके अंदर पढ़नी है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसके बाद चाइल्ड्स के क्या राइट होते हैं, ठीक है, चाइल्ड्स के क्या राइट होते हैं, स्कूल का एजुकेशन के मामले में क्या योगदान होता है, ये सब देखेंगे। करिकुलम को देखेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम जो आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे वो सभी आपने यहाँ पे देखना है। तो ये जो है 5 यूनिट है आपकी जो किस में पूछी जाएगी, जो आपसे KVS के सिलेबस में पूछी जाएगी। फिर चाहे आपने PRT के लिए अप्लाई किया है, चाहे TGT के लिए, चाहे PGT के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि आप ये कहाँ से पढ़ेंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अगर आपने किसी का कोई बैच नहीं लिया है, अगर आप भाई जरूरी है ना कि हर कोई पर्सन अफोर्ड कर पाए इतने महंगे महंगे बैच, ठीक है। अगर आप सेल्फ कर रहे हो तो आप लोग सेल्फ भी इनको कर सकते हो। आपने CTET को कर रखा है, ठीक है, अपनी BEd की या फिर अपनी JBT की या फिर जो NIOS DLED की बुक्स होती है ना उनको उठा करके भी आप इनको डीप में कर सकते हो। सिर्फ ये जो चैप्टर है ना आपका स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका हल्का सा डिफर करता है जो आप लोग CTET में नहीं पढ़ते हो, ठीक है, ये आपका डिफर करता है जो आप लोग CTET में नहीं पढ़ते हो। एक चीज रह गई है अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग, यहाँ पे ये चाहे ऑल लेवल के लिए 15 मार्क्स का है, ठीक है, तीनों लेवल के ही 15 मार्क्स का होता है। उसके बाद ये जो है जब आप PRT के लिए पढ़ोगे ना तो नीचे के जो 3 चैप्टर है ये आपके 10 नंबर के होते हैं टोटल PRT के लिए, ठीक है। TGT के लिए ये आपके टोटल चैप्टर कितने के होते हैं, ये 15 के हैं तीनों,
अब ये नहीं बताया गया है कि इसमें से कितना आएगा, इसमें से कितना, इसमें से, बस ये बताया गया है भाई तीनों कितने हैं, 15 के हैं। अगर पीजीटी की बात करूं तो ये तीनों कितने के हैं, ये तीनों 10 नंबर की है। ठीक है, तो कहने की बात है भाई आपने ना सब कुछ ही पढ़ना, यहाँ पे छोड़ना आपने कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ पे सेल्फ भी कर सकते हो। फिर भी एक ऑप्शन आपके पास और है कि मैं कल से यहाँ पे आपकी जो है डेली क्लास लूंगी, इस पे सारी जो पैडागोजी है, कंप्लीट पैडागोजी की डेली क्लास मैं आपकी लूंगी। ठीक है, डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन जरूर, वरना मैं कोशिश करूं कि आपको मैं डेली बेसिस पर एक क्लास आपको जरूर प्रोवाइड करूं साइकोलॉजी की। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस आपका मैं यहाँ पे कवर करूंगी, केपीएस का कंप्लीट सिलेबस, जिसके लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। ठीक है, सिर्फ वीडियो को पसंद करना है और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स यहाँ पे आपने देने हैं कि आपको कोई कमी लगती है तो आप मुझे बता सकते हो, अपने फीडबैक मुझे दे सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को जरूर लाइक किया करें और कमेंट किया करें। ठीक है, तो कंप्लीट आपका केवीएस का सिलेबस मैं आपसे जो है कल से स्टार्ट करने वाली हूं। और जो भी एचपीएससी के कैंडिडेट है ना, एचपीएससी के, उनकी भी जो साइकोलॉजी है वो भी मैं यहाँ पे आपको कवर करूंगी। तो केवीएस और एचपीएससी का मैं जो है डिफरेंट आपका जो है प्लेलिस्ट बना दूंगी। तो जो बच्चे एचपीएससी के हैं वो अपनी एचपीएससी की साइकोलॉजी को देखिए और जो केवीएस के हैं वो अपनी केवीएस की साइकोलॉजी को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपके साथ सिलेबस को डिस्कस करना था। अब जो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगी वो आपको मैं इस चैप्टर नंबर 1 की प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, कोशिश करूंगी आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक करें, चैनल को प्लीज जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।